स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने अभी क्रिया पाठ पढ़ा होगा। क्रिया थोड़ा सा कठिन पाठ है, कठिन तो नहीं कह सकते पर आपके समझने वाली बात है। आप इसको अच्छे से भली प्रकार से समझें, पाठ को भी वापस दोहराएं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 बार भेजा है, आपको बड़ा करके भी भिजवाया है और छोटा भी भिजवाया है। इस तरह से 21 मिनट का वीडियो आप आराम से देखें उसको, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है या बातें बताई गई है उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, लिखें। और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर अब करते हैं इसके क्रिया के। पर सबसे पहले आप अच्छे से वीडियो को देखें, उसमें जो काम की बातें बताई गई है, क्रिया के भेद वगैरह, वो पहले आप नोटबुक में भी राइट डाउन कर लें। इम्पोर्टेंट बातें उसमें कर लेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर करने में परेशानी नहीं होगी। अब पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो बच्चों यहाँ आपको लिखना है। क्या लिखना है आप जानते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यह है पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, क्रिया के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्रिया के जो भेद हैं ना बच्चों, वो आपको अलग अलग रूपों में समझाने हैं। जैसा मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया के भेद कर्म के आधार पर भी होंगे और रचना और बनावट के आधार पर भी होंगे। तो मूलतः क्रिया के भेद तो कर्म के आधार पर आप लिखेंगे 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और रचना और बनावट के आधार पर उसके 5 भेद लिखेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों ही लिखने हैं और उदाहरण सहित समझाना है। मैं आपको बता देती हूँ पाठ के अंदर कि आपको किस रूप में कहाँ लिखना है। ये देखिए बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रमुख भेद हैं। एक सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो, जहाँ पर कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, अगर सामान्य रूप में हम लोग कहें तो इसका जवाब ये आएगा कि जहाँ पर भी क्या का जवाब मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जिस भी उदाहरण में आप देखेंगे, उदाहरण को बना के देखेंगे, आप उसका प्रश्न बना के देखेंगे, जब भी प्रश्न में क्या का जवाब आए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे चींटियाँ मिठाई खा रही हैं। चींटियाँ मिठाई खा रही हैं, तो चींटियाँ क्या खा रही है, मिठाई खा रही है। यानी इसका क्या का जवाब आता है हमेशा कर्म, यानी जो कर्म से युक्त हो वह सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही देखिए, सुयश गिलास से ही पानी पीता है। सुयश क्या पीता है, या सुयश गिलास से क्या पीता है, तो पानी पीता है। यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है, इसीलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसका प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न में क्या शुरुआत में नहीं लगाना है बच्चों। क्या जब हम शुरुआत में लगा देते हैं प्रश्न के तो वह हाँ और नहीं वाला उत्तर होता है। क्या आपने पुस्तक पढ़ी है, हाँ या नहीं, इसीलिए क्या का प्रश्न बनेगा, परंतु क्या बीच में रहेगा। चींटियाँ क्या खाती रही है, तो मिठाई। इस तरह का जब प्रश्न बनाएंगे तो फिर उसका जवाब अगर आ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। तो यह आपको उदाहरण सहित लिखना है सकर्मक, और इसी तरह से अकर्मक क्रिया भी है। अब अकर्मक क्रिया है बच्चों। अकर्मक क्रिया में वही है जो सकर्मक क्रिया थी, उसका बिल्कुल विपरीत है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न हो वह अकर्मक क्रिया है। अर्थात जहाँ पर कर्म नहीं हो वहाँ अकर्मक क्रिया। यानी आप यहाँ पर भी प्रश्न बना के देखेंगे, अगर क्या वाले प्रश्न का जवाब नहीं आता है, कुछ नहीं आता है या प्रश्न नहीं बनता है, तो वह होगी अकर्मक क्रियाएँ। जैसे चिड़िया उड़ रही है। अब क्या उड़ रही, चिड़िया क्या उड़ रही है, तो चिड़िया क्या उड़ रही है, प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। ऐसे सूरज निकल रहा है, सूरज क्या निकल रहा है, अगर हम प्रश्न करें तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इसीलिए जब इसकी पहचान हम लोग किस रूप में करेंगे, अकर्मक क्रियाओं के रूप में। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण भी लिखना है, साथ में कुछ क्रियाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं उसको।
गिरना, उठना, सोना, चमकना, उड़ना, जाना, दौड़ना, हंसना, लेटना, ठहरना, ये आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ये बिना कर्म के ही हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के जवाब में एक तो ये लिखना है, साथ ही आपको संरचना और बनावट के आधार पर भी क्रिया के भेद हैं, तो वो भी लिखनी है आपको। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये पांचों भेद आपको संरचना और बनावट के आधार पर लिखने हैं। तो सामान्य क्रिया यानी जिसमें किसी भी कार्य के सामान्य होने की सूचना मिले वह सामान्य क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे तुम चलो, यहीं बैठो। और संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? संयुक्त क्रिया बच्चों, जैसे संयुक्त क्रिया जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके संयुक्त रूप में प्रयोग होने की सूचना मिले, यानी दो क्रियाओं का एक साथ आ जाए जैसे, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, संयुक्त रूप में मिल रही है ना यहाँ पे सूचना, इसीलिए। और तुम खाना खाकर जाना, संयुक्त रूप में जो क्रिया की सूचना मिले वो संयुक्त क्रिया है, ठीक है ना। और इसी तरह से तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना, यानी क्रिया के जिस रूप से कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। खुद तो नहीं करता परंतु किसी और को प्रेरणा दे रहा है ना, वह होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सोहन नौकर से सामान मंगवा लेता है। अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी का गृह कार्य करने के लिए कहता है, तो अध्यापक करवा रहा है विद्यार्थियों से, इसीलिए वहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी अपनी उसकी प्रेरणा से अन्य कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। अगली चौथी क्रिया है नाम धातु क्रिया। वे क्रिया रूप जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित होते हैं, यानी क्रिया के वे रूप जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित होते हैं नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह दिन भर बतियाता रहता है, तो बात से बन गया ना बतियाना, तो बतियाता रहता है, वह दिन भर बतियाता रहता है। यह शोल बहुत गर्मा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी हुई क्रियाएं हैं, इसीलिए ये नाम धातु क्रिया है। चौथी ये हो गई। ये पांचवी है कृदंत क्रिया। वे क्रिया के रूप जो कृत प्रत्यय के योग से बनते हैं वे कृदंत क्रिया कहलाते हैं। वापस देखिए, वे क्रिया के रूप जो कृत प्रत्ययों के योग से बनते हैं, जैसे कृत प्रत्यय कृदंत जैसे आ, ता, कर आदि अंत में लगकर जो बनती है ना, वो क्रियाएं होती है कृदंत क्रिया, ठीक है ना। आ, ता, कर जो ये कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, ये लगकर जो बनती है वह होती है कृदंत क्रियाएं। जैसे कृदंत क्रिया तीन रूपों में चलती है: भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया और वर्तमानिक कृदंत क्रिया। जैसे चल में आ जोड़ दिया चला, जल में आ जोड़ दिया जला, जल कर, पल कर, और गलता, सजता, ठीक है ना, संवरता। तो ये इस तरह की जो क्रियाएं आएगी वो होगी कृदंत क्रियाएं, ठीक है ना बच्चों। और एक जो लास्ट में बची है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? वे क्रिया रूप जो मुख्य क्रिया से पूर्व आकर मुख्य क्रिया का विस्तार कर देते हैं। वे क्रिया रूप जो मुख्य क्रिया होती है, मैन जो वर्ब है उससे पहले आके और क्रिया का विस्तार कर देते हैं पूर्वकालिक। जैसे बच्चा दौड़ दौड़ कर थक गया, तो यहाँ दौड़ दौड़ कर थकना आ गया, पर दौड़ना पहले आ गई, ये पूर्वकालिक क्रिया इसलिए होगी। रवीना आकर सो गई। अब सो गई मुख्य क्रिया है, परंतु उसको विस्तार देने के लिए आकर यहाँ पर एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इस तरह से यहाँ इस प्रश्न के जवाब में आपको ये लिखना है कि क्रिया के भेद में क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की है: अकर्मक सकर्मक, उसके साथ ही उसका उदाहरण भी बताना है। और दूसरी है क्रिया रचना और बनावट के आधार पे छह रूप हैं उसके, तो उनके नाम लिखकर उनका भी उदाहरण देना है। अब जो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अंतर लिखिए। अंतर आपको स्वयं को अभी बता दिया है मैंने, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जो कर्म से हीन होती है वह अकर्मक क्रिया है, जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहा है। बिना कर्म वाली अकर्मक क्रिया हो गई और सकर्मक कर्म वाली क्रिया हो गई है। इसी तरह से एक कर्मक क्रिया एवं द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में बच्चों, एक कर्मक जहाँ जिस वाक्य में क्रिया में एक ही कर्म उपस्थित हो
जहाँ पर एक ही कर्म उपस्थित हो वाक्य में वह होगी एक कर्मक, और जहाँ एक से अधिक कर्म उपस्थित हो वह होगी द्विकर्मक। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैंने क्या खाया, खाना खाया यहाँ पर। और मैं अपने हाथ धोकर साफ कर कर खाना खाता हूँ, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि दो कर्म आ गए हैं इसलिए द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्म हो जहाँ पर एक कर्मक क्रिया, और जहाँ पर दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया है। अगला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं उपस्थित होकर प्रेरणा दे वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कर्ता भी उसमें सम्मिलित हो। कर्ता भी जब सम्मिलित हो तो वह होगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं सम्मिलित होकर जब कोई कार्य करने का आदेश देता है, तो जैसे खेल शिक्षक ने सभी बच्चों को दौड़ना सिखाया, अंग्रेजी शिक्षक ने सभी बच्चों को अंग्रेजी व्याकरण सिखाया या व्याकरण पढ़ाया, तो शिक्षक स्वयं भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, इसलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। आज मुझे माँ ने नहलाया है, तो माँ भी सम्मिलित है इस कार्य में, इसीलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता और किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। स्वयं तो सम्मिलित नहीं होता और किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैं अपना टिकट एजेंट से बुक करवाता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना खुद स्वयं अलग हो रहे हैं यहाँ पर, और एजेंट अलग है, तो दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, वो सम्मिलित नहीं हो रहा उसके कार्य में। एजेंट से बुक करवाने के कार्य में स्वयं का मेरा सम्मिलन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये होगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता है, स्वयं सम्मिलित होकर कार्य करता है, दूसरी में जिसमें कर्ता स्वयं सम्मिलित होकर कार्य नहीं करता है, यह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बच्चों, अब इतना ही। आप 3 प्रश्न पहले कर लें और इसके बाद में आप अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पाठ भी बड़ा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्रिया, क्योंकि अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो ये है आगे की कक्षाओं में भी बहुत परेशान रहेंगे, इसीलिए इसको बड़े आराम से समझें। नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ पर मैनुअल जब क्लास आएगी और समझा देंगे, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से इस पाठ को करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।